हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। अब आगे हम लोग महाजनपद काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल, जिसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, उसके विषय में आज हमें पढ़ना है। और महाजनपद ये जो शब्द है, ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान राज्य। महाजनपद काल के विषय में अध्ययन करने के लिए हमारे पास जो प्रमुख स्रोत हैं, उसमें दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में हमें जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं वो अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और दिघ निकाय हैं। जैन धर्म के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भगवती सूत्र हमें मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। साथ ही महाकाव्यों में हमारे रामायण, महाभारत और पुराण में भी कुछ महाजनपदों का उल्लेख आता है। पुरातात्विक स्रोतों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो NBPW इस काल की पहचान के रूप में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की पहचान के रूप में इस मृदभांड परंपरा को समझा जाता है। तो उत्तरी काली चमकीली जो मृदभांड परंपरा है वो पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमें 16 महाजनपदों से प्राप्त हुई है। अब ये 16 महाजनपदों के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण था वो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का विभाजन करते वक्त हमने ये पढ़ा था कि जो मुख्य आधार था इस विभाजन का वो था लोहे की खोज या लोहे का आविष्कार या मनुष्य के द्वारा लोहे के प्रयोग की शुरुआत। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग एक व्यापक रूप में किया जाने लगा और लोहे के प्रयोग से जो फायदे मनुष्य को हुए वो अब स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। लोहे के प्रयोग ने जंगलों को साफ करने में आसानी, जो औजार बने उनसे जंगल साफ करना आसान हो गया। जो पहले औजार होते थे पत्थर के बड़े भौंडे या लकड़ी के, तांबे के, वो जंगलों की सफाई करने में उतने उपयुक्त नहीं होते थे, लेकिन लोहे के आविष्कार, लोहे के प्रयोग ने जंगलों को साफ करने की इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान कर दिया, जिससे कि जंगल साफ हुए और खेती के लिए मैदान मिले और खेती की गई। और इस प्रकार कृषि अधिशेष अब प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य सिर्फ अपने खाने के लिए खाद्य उत्पादन कर रहा था, अब अधिशेष उत्पादन करने लगा। अब आगे देखते हैं तो ये द्वितीय नगरीकरण का काल भी इसे माना जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रथम समय में नगरों की व्यवस्था देखी गई थी। तो जो प्रथम नगरीकरण की विषय में यदि बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो भारत में पहली बार या प्रथम नगरीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि वो सभ्यता ग्रामीण थी। ग्रामीण सभ्यता के पतन के पश्चात जो फिर से नगरीकरण हमें देखने को मिलता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का यही काल था और इसे द्वितीय नगरीकरण के काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में नगरों एवं व्यापार वाणिज्य में बहुत ही उन्नति हुई, प्रसार हुआ और नगरों की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो यही होती है कि नगर में व्यापार और वाणिज्य जो है वो अच्छी दशा में होना चाहिए और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठीक प्रकार से होनी चाहिए। अब राजनीतिक विस्तार भी एक कारण था इनके उदय का। राजनीतिक विस्तार या एकीकरण, जो पहले जनपद, छोटे हमें जनपद दिखाई देते हैं, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि जो राजा था वो एक कबीले का सरदार के रूप में काम करता था। उत्तर वैदिक काल में उसकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है, लेकिन जब महाजनपद काल आता है तो जो छोटे छोटे जनपद थे वो एकत्रित होकर एक महान जनपद या महाजनपद बनाते हैं। और इस प्रकार जो राजनीतिक एकीकरण या एक शक्तिशाली राज्यों द्वारा जो कम शक्तिशाली थे उनको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए जाने की जो प्रक्रिया थी उसकी भी शुरुआत हुई, जिसने महाजनपदों के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
काल या समय के विषय में यदि चर्चा की जाए तो महाजनपद काल, जिसको हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग ये महाजनपदों के उदय के काल को मानते हैं। और ये जो महाजनपद होते थे वो 2 प्रकार के देखे गए हैं, राजतंत्र और गणतंत्र व्यवस्था इसमें होती थी। टोटल 16 महाजनपद हमें मिलते हैं, जिसमें से 14 में राजतंत्र व्यवस्था थी और 2 में गणतंत्र की व्यवस्था थी, जिसमें वज्जी और मल्ल जो 2 गणतंत्र थे। वज्जी जो है वो 8 कुलों का महासंघ था और मल्ल यहाँ की 2 राजधानियाँ थीं, कुशीनारा और पावा। आइए अब हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। उसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से जो महाजनपद थे वो किस प्रकार की उनकी अवस्थिति थी और फिर किस महाजनपद ने बाकी महाजनपदों को स्वयं में सम्मिलित किया और शक्तिशाली बन के उभर के आता है। हम देखेंगे कि मगध जो है वो कालांतर में एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के आएगा और अन्य अनेकों जो महाजनपद हैं उनको अपने भीतर सम्मिलित करेगा और इसके पीछे जो कारण है मगध के उत्कर्ष के कारणों के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। मगध, राजगृह या पाटलिपुत्र। शुरुआत में मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में कालांतर में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन जाती है। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और हमने जैसा कि अभी पढ़ा वज्जी एक गणतंत्र था, यहाँ गणतंत्र की व्यवस्था थी। और मल्ल, कुशीनारा या कुशीनगर या पावा यहाँ की राजधानी थी और ये भी एक गणतंत्र था। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती या इसे शुक्तिमती भी कहते हैं। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछित्र या काम्पिल्य थी। और मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक या जिसे अस्सक भी कहते हैं उसकी राजधानी पैठण या पोटली थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी हाटक थी। चलिए अब देखते हैं हम शुरू के 4 प्रमुख जो महाजनपद थे उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो काशी, कौशल, अंग और मगध के विषय में चर्चा करते हैं। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी और कौशल जिसकी राजधानी अवध थी। काशी के राजा थे ब्रह्मदत्त और कौशल के राजा थे राजा दीक्षित। दोनों के मध्य युद्ध देखने को मिलता है जिसमें राजा ब्रह्मदत्त की विजय होती है और उन्होंने कौशल के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। कालांतर में कंस नामक जब एक राजा बनता है वो कौशल को पुनः जीतता है और काशी को अपने राज्य में मिला लेता है। इसी कौशल में यानी कि जो कौशल था वो अब वापस स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और काशी को उसमें मिला लिया गया था। और कालांतर में हम देखते हैं इसी कौशल के राजा प्रसेनजीत बनते हैं। इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो अंग के विषय में, तो अंग जो है वो बिंबिसार के समय में मगध में मिला लिया गया था और मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी उसका जो राजा था वो अजातशत्रु, वो प्रसेनजीत के समकालीन था और प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य जो युद्ध होता है उसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु को प्रसेनजीत बंदी बना लेता है और इस युद्ध में हार पाकर और बंदी बनने के बाद जो अजातशत्रु है वो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ विवाह करता है और मैट्रिमोनियल अलायंस जिसे वैवाहिक संधि भी कहते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करता है।
इधर यदि प्रसेनजीत के विषय में बात की जाए तो वो वृद्धावस्था में बुद्ध की शरण ले लेते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनके राजधानी में क्रांति होती है, जिसे दबाने के लिए या विरोध होता है, जिससे दबाने के लिए वो अजातशत्रु की मदद लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है और अंततः फिर कौशल को भी मगध में विलय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काशी, कौशल और चंपा, इनका जो विलय है वो मगध में कर लिया गया, यानी एक मगध में बाकी 3 महाजनपद आ मिले हैं। तो इस प्रकार मगध की स्थिति जरूर ही कुछ उन्नत हुई होगी, कुछ शक्तिशाली हुई होगी। मगध के उत्थान के कारणों के विषय में यदि चर्चा की जाए तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भौगोलिक स्थिति। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो इस प्रकार की थी कि लोहे की खादानों से उसकी सामीप्यता थी, जिससे लोहे के औजार बनाना, कृषि कार्य के लिए चाहे लोहे का जिस भी प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा था उन सब के लिए लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो गई। और उपजाऊ भूमि, क्योंकि ये मध्य गंगा घाटी का मैदान था और यहाँ की उपजाऊ भूमि थी, तो उसने कृषि अधिशेष को प्राप्त करने में बहुत मदद की होगी। साथ ही लोहे के औजार भी थे, तो कृषि और किसानों के लिए काफ़ी मदद हुई होगी। योग्य शासक, अब यदि शासकों की बात की जाए तो हम मगध के शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदन को शक्तिशाली राजाओं के रूप में देख सकते हैं। और उनकी चर्चा शक्तिशाली राजा के रूप में इस प्रकार से भी हो सकती है कि बिंबिसार के समय जो अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी उसका विलय मगध में किया गया था। अजातशत्रु के समय हमने देखा कि कौशल को मगध में मिला लिया गया और महापद्मनंदन ने भी इसी प्रकार से मगध के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 16 महाजनपदों का परिचय और 16 महाजनपदों में से कौन कौन से प्रमुख महाजनपद थे और किस प्रकार उनका विलीकरण हुआ उसके विषय में अध्ययन किया। आगे हम अन्य जो बचे हुए हमारे 16 महाजनपद हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।